बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल बातें शिक्षा की। आज के वीडियो के अंतर्गत हम पर्यावरण शिक्षा से संबंधित सी-टेट 2012 जनवरी 2012 1 से लेकर के 5 तक प्राथमिक स्तर का पेपर हल करेंगे। क्योंकि आप लोगों के पेपर भी नज़दीक हैं, इसलिए 2-4 क्वेश्चन पेपर हल करके देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि इसमें अधिकतर विश्लेषणात्मक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें थोड़ा समय देने की ज़रूरत होगी। यदि हम इसका व्याख्यात्मक हल करते हैं तो ये प्रश्न हमसे गलत नहीं होंगे। तो इस संदर्भ में चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। इसके 4 ऑप्शन हैं। इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, अनियमितता का कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? इसका ऑप्शन सही हो सकता है ऑप्शन नंबर 3, अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना। यदि प्राथमिक स्तर पर कोई बच्चा अपना गृह कार्य समय से नहीं जमा कर पाता है तो इस समस्या के निवारण के लिए शिक्षिका को समस्या के कारणों का पता लगाना चाहिए कि आखिर वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से वह अपना गृह कार्य समय से जमा नहीं कर पा रहा है, और उसे उचित परामर्श देना चाहिए। इस समस्या के अन्य संबंधित कारण भी हो सकते हैं, जैसे गृह कार्य के स्तर पर छात्र के अनुसार न होना, उसका कठिनता स्तर है वह ज़्यादा होना, छात्र की पारिवारिक स्थिति ठीक न होना, छात्र की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति ठीक न होना। अतः शिक्षिका को इन सभी कारणों का अध्ययन करने के बाद ही जो छात्र है उसे निर्देशन देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। 4 ऑप्शंस हैं। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। उसे धूप में खुला फैला देती है। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपरोक्त तकनीक के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। 4 ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। पके हुए चावल, प्याज, लहसुन, हरा धनिया, काजू की बर्फ़ी। कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो सकता है आप लोगों के अनुसार? इसका ऑप्शन सही हो सकता है ऑप्शन नंबर 3, हरा धनिया। ठीक है, क्योंकि साग सब्जी या हरे धनियों को कुछ दिन तक रख देने पर हम देखते हैं कि उनकी जो पत्तियां हैं वह सड़ जाती हैं और उनसे दुर्गंध आने लगता है, उनका स्वाद भी खराब हो जाता है, उनके रंग रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए यदि हम उन्हें भीगे हुए पतले सूती कपड़े में हम उन्हें लपेट करके कई दिनों तक ताज़ा बना करके रखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 जो है वह उसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका को यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? 4 ऑप्शंस हैं इसमें। देखिए, पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास ही वापस आती है। ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि जब कभी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती है, लुढ़कती है या चलने की चेष्टा करती है तो उसके संपर्क में आने वाली सतहों के बीच घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जो हमेशा गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वह इसका उदाहरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है यह सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। इसके 2 तथ्य
दिए हुए हैं लौह पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लौह पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। क्योंकि पानी में स्टील की खाली कटोरी तैरती है, क्योंकि खाली कटोरी अपने भार के बराबर पानी हटा लेती है, लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील डूब जाती है, क्योंकि लोहे की एक छोटी सी कील अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाती है। तो इस तरह से हम देखेंगे, इसमें निम्न जो प्लवन के नियम दिए गए हैं कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है और ठोस का गुरुत्व केंद्र पर हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? 4 इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें, विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पाठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। ठीक है, तो इसमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही लग रहा है? इन चारों ऑप्शंस में से सही लग रहा है ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। क्योंकि यदि प्रकरण पढ़ाने के लिए शिक्षक को वायु प्रदूषण के स्रोत, हानिकारक प्रभाव और नियंत्रण करने के उपायों से संबंधित वृत्त चित्र दिखाने चाहिए, क्योंकि यदि वृत्त चित्र दिखाया जाता है तो विद्यार्थी वायु प्रदूषण प्रकरण को रुचिपूर्वक पढ़ेंगे और वायु प्रदूषण से रोकथाम संबंधी उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्योंकि आप लोग देखे होंगे बीएड करते समय या डीएलएड करते समय कि छोटे बच्चों 1 से 8 तक के बच्चों को सहायक सामग्री टीचिंग एड पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चे जब सजीव में किसी वस्तु को देखते हैं तो उसे वह ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाते हैं और समझ पाते हैं। तो इस तरह से वायु प्रदूषण से संबंधित यदि वृत्त चित्र या कोई भी टीचिंग एड दिखाया जाता है तो उससे वे उसे अच्छे तरीके से सीखेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे। और इससे संबंधित तथ्य यह भी किसी भी प्रकार का दृश्य श्रव्य सामग्री की सहायता से अधिगम कराने पर जो अधिगम होता है वह अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा व्यवहार प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन है। आक्रामक व्यवहार, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना और हाइपर एक्टिविटी। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, आक्रामक व्यवहार। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान पूर्ण एकाग्रता बच्चे के प्रतिभाशाली होने, बहुत बात करना बच्चे के पिछड़े होने तथा अति सक्रियता बच्चे के सृजनशील होने की ओर संकेत करता है, जबकि किसी बच्चे का आक्रामक व्यवहार उसके तनावग्रस्त होने की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, पुनर्बलन और सुझाव के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों का मूल्यांकन करते हुए बच्चे के भविष्य के निर्माण के विषय में आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देने के लिए अभिभावक और शिक्षक का अंतःक्रिया जो कराना है वह उसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी बड़े शहरों
में सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। 4 ऑप्शन इसमें भी हैं। पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का उपयोग करने, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर 2, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, क्योंकि सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए यदि लोग व्यक्तिगत वाहनों की अपेक्षा सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में सड़क पर चलने वाले वाहनों की संख्या भी कम होगी और वायु प्रदूषण भी कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। 4 ऑप्शन है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास करता है? 4 इसके कौशल हैं, वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल और अवलोकन कौशल। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चिंतन कौशल, क्योंकि इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में करके जब क्वेश्चन किया जाता है तो बच्चे सोचने के लिए वे मजबूर होते हैं और जब वे सोचते हैं तो इससे उनके चिंतन कौशल का विकास होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 जो है वह सही आंसर होगा, क्योंकि शिक्षार्थी जब चिंतन कर रहे मृदा में वायु है या नहीं, पानी में वायु है या नहीं, इस प्रकार के प्रश्नों से शिक्षार्थियों की उपस्थिति के बारे में वायु की उपस्थिति के बारे में वे सोच रहे हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु कहाँ कहाँ पर है और कहाँ नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, सब्जियों को काटना तब उन्हें चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तले हुए पकाना। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही होगा, क्योंकि भोजन पकाने से पहले सब्जी को अच्छी तरह धोकर फिर काटना चाहिए। इससे सब्जी काटने के बाद धुलने से सब्जी में से विटामिन सी एवं कुछ अन्य पोषक तत्व निकल जाते हैं। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जी को गहरे तलते हुए पकाना यह एक भ्रम मात्र है, क्योंकि इससे पौष्टिक भोजन बनाने के लिए सब्जी में वसा का प्रयोग सीमित और उचित मात्रा में करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन। ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। चारों गतिविधियां हैं, खाली उल्टा बीकर पानी से की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें, स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना, गुब्बारे में हवा भरना, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ में बांधें तथा साम्यावस्था में लाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। इसका कौन सा, इसमें फिर 4 जो है मिलाने के लिए दिया गया है, AB, AD, BD और AC। कौन सा ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहा है? इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही लग रहा है, क्योंकि A और D खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ में बांधें तथा साम्यावस्था में लाएं, तब किसी गुब्बारे को फोड़ दें। क्योंकि खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रख कर नीचे धकेलने पर उसमें पानी नहीं भरता है। यदि बीकर को थोड़ा झुका दिया जाए तो उसमें वायु के बुलबुले बाहर आते हुए नजर आते हैं और धीरे धीरे बीकर में अंदर जाने लगता है। ठीक है, इससे यह सिद्ध होता है कि वायु जगह घेरती है। यदि 2 भरे हुए गुब्बारे को एक छड़ में बांध कर साम्यावस्था में ले जाएं और गुब्बारा फोड़कर छड़ को असंतुलित हो जाएगी और फूटे हुए गुब्बारे की ओर झुक जाएगी। तो इस तरह से इससे भी स्पष्ट होता है कि वायु में आयतन के साथ साथ भार भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद
परीक्षा का आयोजन करती है और देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। शिक्षार्थी की कक्षा में प्रायः अनुशासनहीनता रहती है। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। यदि शिक्षिका इस प्रकरण को पढ़ाते समय उचित उदाहरणों के साथ साथ प्रयोगात्मक रूप से समझाती हैं तो विद्यार्थी श्वसन की प्रक्रिया को भली भांति समझकर श्वसन व सांस में अंतर को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? 4 इसके ऑप्शन दिए हुए: निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन और अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा कि रेत और नमक के मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तरी में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादी मिश्रण को बिना हिलाए जल को रेत और नमक सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। फिर इस मिश्रण को फिल्टर कर लेते हैं और उस पर रेत के छोटे छोटे कण भी पृथक हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में केवल नमक और जल है। इस मिश्रण का वाष्पन करके नमक को प्राप्त किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेखा की माँ ... के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। पानी को रंग रहित करने, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने। रेखा की माँ तालाब से पानी लेकर आने के बाद फिटकरी डालकर रखती है, जिससे जल स्थिर होने पर उसमें घुली हुई अशुद्धियाँ निलंबित होकर नीचे बैठ जाती हैं। यह प्रक्रिया अवसादन कहलाती है। पानी में रोगाणुओं को खत्म करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, जबकि कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करके इसको उबालते हैं और इसमें चूना जल मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उसे ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो से भरपूर हो। 4 हैं ऑप्शन: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, प्रोटीन। भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशी और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उसे प्रोटीन युक्त भोजन लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रोटीन युक्त भोजन शारीरिक, मानसिक एवं अन्य अवयवों का निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। इस प्रकार भोजन को शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रश्नों की संख्या 15 इसमें रखे हैं। इसका जो नेक्स्ट दूसरा पार्ट है वह हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आप देखे होंगे कि ये जो पर्यावरण शिक्षा से संबंधित 30 प्रश्न आए हैं सीटेट में, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लग रहे हैं। इसमें साइंस और ज्योग्राफी दोनों मिला करके एक तरह से पर्यावरण शिक्षा बनाया गया है। तो आपको पर्यावरण से संबंधित प्रश्न करते समय थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, प्रश्नों को समझने की आवश्यकता होगी। यदि आप प्रश्नों को समझ करके करते हैं तो आपसे प्रश्न जो हैं वे गलत नहीं होंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते समय जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइए, जिससे कि आपके पास वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जाते रहें। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको और क्या पढ़ना है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।